चलो फिर आज हमने जो पढ़ना है बेटा इसके अंदर वो हमारे पास है एक बिल्कुल सेमीकंडक्टर्स के बीच में थोड़ा अलग से हटके टॉपिक है। आप कहेंगे सर सेमीकंडक्टर्स का चैप्टर चल रहा था और ये बीच में क्या आ गया, ये दिस हॉल इफेक्ट। हॉल तो देखो बेटा एक साइंटिस्ट का नाम था एच हॉल, जिन्होंने के इफेक्ट स्टडी किया कि भाई अगर हमारे पास कोई भी मेटल का पीस है और इट मे बी ए सेमीकंडक्टर पीस, जैसे फॉर एग्जांपल पहले रादर डायरेक्टली गोइंग इन डेफिनेशन, डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, पहले मैं समझा रहा हूँ कि होल इफेक्ट होता क्या है एंड देन हम बात करेंगे बेटा इसकी डेफिनेशन के ऊपर, बाद में बात आएंगे। मान लो बेटा ये कोई एक क्यूबिकल पीस है मेटल का, या और इट मे बी ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से है हमारे पास कोई भी इस तरीके का मान लेते हैं। चलो दोबारा बनाना पड़ेगा एक मिनट के लिए ना, दोबारा ही बना रहा हूँ बेटा सारा। ठीक है, ये जो है दिस इज हॉल इफेक्ट, और हॉल इफेक्ट में मान लो मेरे पास, मैंने कहा बेटा ये एक मेटल का पीस है कोई भी, और इट मे बी ऑफ ए सेमीकंडक्टर सॉलिड। ठीक है, क्यूबिकल पीस है बेटा, इस तरीके से है ये मेरे पास, मान लीजिए। ओके, मान लो बेटा इसे इट इज ए करंट कैरिंग मेटालिक पीस है। ओके, मैं इनको कुछ नंबरिंग कर दूं, जैसे मान लीजिए बेस है, इसको कह दिया मैंने ए बी सी डी, और इसी तरीके से मान लीजिए ये टॉप है जो ये हो जाएगा ई एफ जी एच। ठीक है, हम मान लेते हैं चलिए थोड़ी देर के लिए कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाली जो साइड है बेटा ये वाई एक्सिस है, और ये जो साइड है बेटा ये कितनी है आपकी जेड एक्सिस है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, मान लो इसमें करंट फ्लो कर रहा है लॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, करंट जा रहा है, इस तरफ जा रहा है करंट हमारे पास इसके अंदर, ये करंट की डायरेक्शन लेट सपोज इस तरीके से जो करंट है इसके अंदर से फ्लो कर रहा है, ये करंट की डायरेक्शन दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, इस तरीके से एक्स एक्सिस में करंट जा रहा है, लेट सपोज आई करंट फ्लो कर रहा है बेटा इसके अंदर। अगर मान ली मेटल होता, मैं अगर बात करूँ इसकी मेटल ही होती है, तो मेटल के अंदर आपको पता है क्या मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ना बेटा। मेटल के अंदर क्या होता है आपका, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर में इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा करंट के अपोजिट फ्लो करते हैं। मान लीजिए करंट एक्स एक्सिस में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे बेटा, और जिस स्पीड से वो मूव करते हैं, अगर ध्यान हो बेटा 12th में, तो आप उस स्पीड को बोलते थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वीडी जो होगी बेटा इट वाज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट वाज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट के क्या होती है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। चलिए ठीक है, अगर हम क्या करें, देखो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इट मींस जो ये है बेटा ए बी जी एफ और ये जो है आपकी सी डी ई एच, इनके बीच में तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन बाय द वे मैं यहाँ पर दो टर्मिनल्स लगा दूं, एक टर्मिनल यहाँ पर लगा दूं बेटा एक टॉप पर, और एक यहाँ पे लगा दिया, मान लीजिए मैंने मेटल का टर्मिनल, और एक मेटल का टर्मिनल यहाँ लगा दिया। ठीक है, ये टर्मिनल्स हैं बेटा T1 T2, और इनके बीच में मैं एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दूं, इनके बीच में मैं क्या जोड़ दूं, एक सेंसिटिव सा गैल्वेनोमीटर जोड़ दूं बेटा, तो देयर इज नो करंट इन इट, गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब क्या करें हम, करंट के परपेंडिकुलर अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं मैं, करंट के परपेंडिकुलर, जैसे मान लीजिए करंट एक्स एक्सिस में था, तो मान लीजिए जेड एक्सिस में या वाई एक्सिस में मैं क्या लगा दूं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूं। चलो मान लीजिए मैंने जेड डायरेक्शन में क्या लगा दिया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ठीक है, जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, तो इट इज फाउंड कि जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं बेटा, ये गैल्वेनोमीटर जो होता है इट शोज डिफ्लेक्शन, इट शोज डिफ्लेक्शन। ओके, और हमारे पास क्या होता है, इसका मतलब डिफ्लेक्शन दिखाने का मतलब क्या हो गया, T1 T2 के बीच में क्या क्रिएट हो गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, एक ईएमएफ क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया बेटा, तभी तो यहाँ पर क्या आया होगा, करंट आया होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बिटवीन T1 एंड T2,
विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। ठीक है बेटा। तो ये जो T1 T2 यानी कौन सा हो गया, वाई एक्सिस में आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से देखो, करंट एक्स एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में कैसे होगा, क्यों होगा, वो मैं डिटेल में करवाऊंगा। लेकिन एक बार तो क्या होता है, यदि हम किसी करंट कैरिंग मेटेलिक पीस को बेटा ट्रांसवर्स मैग्नेट, ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो देन एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है इन ए डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू करंट as well as perpendicular to magnetic field. Okay, and this was first time observed by Hall, that is why this is called Hall effect. Okay, तो Hall effect की definition क्या बनी बेटा हमारे पास कि भाई when a current carrying metallic piece और सेमीकंडक्टर का भी हो सकता है बेटा, और सेमीकंडक्टिंग मटेरियल is placed in transverse magnetic field, in transverse मैग्नेटिक फील्ड। ट्रांसवर्स का क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो हमें क्या होगा, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप, वो मैं अभी समझा रहा हूँ कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बनेगा। ठीक है, और उसका वेरिफिकेशन कैसे किया गया, इस मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया गया, वापस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ गया, फिर इसको अप्लाई किया, डिफ्लेक्शन आ गया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल दी तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी बदल गई। इट मींस कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है वो इस मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड then then an electric field is set up, perpendicular to current flow, as well as perpendicular to magnetic field, B लिख देता हूं। ठीक है, and this effect is called Hall effect. This effect is called बेटा Hall effect कहते हैं इसको। ठीक है, अब देखो हमारे पास होता क्या है इसके अंदर, मान लो बेटा ये इलेक्ट्रॉन है, हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो होगा क्या, इसके ऊपर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। वेन एवर ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है ये क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड, बेटा हमने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है और क्लास 12 में पढ़कर मैं एफ बी लिख देता हूँ, फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। ये होता था, अगर ध्यान हो तो बेटा, क्या वी क्रॉस बी। ये क्या होता है, क्या वी क्रॉस बी होता था हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पर लगाएं, देखो बेटा क्या की जगह इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इंटू मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये इक्वेशन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी बेटा, फोर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो जरा आपके पास क्या है, हमारे पास ये बेटा वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या ये माइनस आई कैप है। देखो ध्यान से बेटा, ये रही एक्स एक्सिस, करंट अगर एक्स एक्सिस में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स आपके कहाँ जाते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है कि नहीं है, ये नेगेटिव में मूव करते हैं तो माइनस आ गया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं, बी और जेड में लगा रखा तो आई जे के कैप। वेक्टर लिखने का तरीका, मैग्नीट्यूड और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये देख सकते हो आप, मैग्नेटिक फील्ड जेड में लगा रखा है, तो दोनों वैल्यूज पुट कर रहा हूँ बेटा इक्वेशन 1 के अंदर। तो इक्वेशन 1 क्या आ जाएगी, फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड इट इज माइनस ई वी डी माइनस आई कैप इंटू बी के कैप। ठीक है भाई, वैल्यू पुट कर दी तो देखो फोर्स किधर आ गया, माइनस माइनस प्लस ई वी डी बी इंटू आई क्रॉस के, और आई क्रॉस के माइनस ऑफ जे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पे लगेगा उसका मैग्नीट्यूड तो हो गया बेटा ये वाली चीज, ये वी डी है, वी बी नहीं है। ये कितना है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी ना,
ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। और आई इंटू के क्या हो गया आपका, माइनस ऑफ जे। माइनस जे का मतलब समझते हैं कि आपका जो फोर्स होगा वो नेगेटिव वाई एक्सिस में होगा हमारा, ठीक है। दिस फोर्स, बस एफ बी फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन। मतलब अगर मैं इस डायग्राम में दिखाऊं आप लोगों को, ये इलेक्ट्रॉन था बेटा, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा। तो यानी आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बेटा, नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, एंड कहां पर जाकर अकुमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे ए बी सी डी पर। तो यहां अगर नेगेटिव आना शुरू हो गए बेटा, ठीक है, तो ऊपर डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो ऊपर वाला सरफेस क्या बनना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव बनना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। समझ रहे हैं मेरी बात, ये इलेक्ट्रॉन अब इधर डिफ्लेक्ट होंगे एंड वो स्टार्ट अकुमुलेटिंग ऑन ए बी सी डी फेस। तो यानी कि ये जो T2 टर्मिनल है ये लोअर पोटेंशियल पर चला जाएगा और T1 हायर पर चला जाएगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो वहां पर कैसा चार्ज आ गया आपके पास, पॉजिटिव चार्ज आ गया कि नहीं आ गया, और 10 एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया, एक ईएमएफ क्रिएट हो गया। यही हॉल इफेक्ट है, ये चीज किसने ऑब्जर्व की थी बेटा, हॉल ने इफेक्ट। तो अब सवाल उठता है कि सर ये इलेक्ट्रॉन्स कब तक इकट्ठे होंगे यहाँ पर, पहले यहाँ की बात कर लें, ठीक है कि नहीं है। तो आपने कहा कि भाई ये फोर्स होगा नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, एंड ड्यू टू दिस फोर्स electrons start deflecting towards, कौन सी साइड थी बेटा, ए बी सी डी थी ना, ठीक है। हेंस T1 विल बी एट नेगेटिव पोटेंशियल, क्योंकि वहां पर क्या आ जाएंगे, एक बार T1 था या T2 था, एक बार चेक कर लेता हूँ, T2 था बेटा ये, है ना। T2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और ऊपर से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, तो वो पॉजिटिव पर चला जाएगा। तो T1 will be at negative potential, T2, and T1 will be at positive or higher potential. तो 10 यहाँ पर क्या हो गया बेटा, एक ट्रांस 10, और ये कौन सी डायरेक्शन होगी बेटा, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया कि नहीं हो गया। तो भाई इन दो के T1 T2 पैदा हो गया ना ये, तो किसके पैरेलल हो गए, कौन सी डायरेक्शन होगी, वाई डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी बताओ। और वाई डायरेक्शन होगी तो परपेंडिकुलर हो गया ये, इसके दोनों के परपेंडिकुलर हो गया ये। और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, तो 10 ट्रांसवर्स EMF is set up called Hall's voltage or Hall's potential difference. हाल्स वोल्टेज, या इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, हाल्स पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात है। तो ये हो गया भाई फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इतना फोर्स लगेगा बेटा, ठीक है। अब क्या होगा, आप ध्यान से समझो, अब धीरे धीरे क्या होगा बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, और किधर लगना स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि भाई जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिवली ना नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है बेटा, तो क्या होगा, एक ऊपर की तरफ फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे बेटा, देन मोर डिफ्लेक्शन, जो इलेक्ट्रॉन का नीचे की तरफ जाने वाला प्रोसेस था वो रुक जाएगा। यानी तब तक ये इलेक्ट्रॉन नीचे जाते रहेंगे बेटा, जब तक दिस मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इक्वल ना हो जाए बेटा, ठीक है। मान लो इन दोनों प्लेट्स के बीच की जो सेपरेशन है ये डी सेपरेशन है, ठीक है बेटा, ये क्या है आपके पास, डी सेपरेशन है। इफ डी इज, क्या मान लें इसको, हाइट मान लें, ठीक है कि नहीं है, या इज
परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है ना, टॉप एंड बॉटम। डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम सरफेस, ठीक है। तो पोटेंशियल, ये जो हॉल वोल्टेज है बेटा, मान लीजिए मैं इसको वी एच से लिख रहा हूँ, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारे पास बिटवीन द प्लेट्स, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा देखो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टॉप एंड बॉटम। हाँ, ई एच लिख देता हूँ, होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद करो बेटा, ये क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो वी एच क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और डी क्या चीज है, डिस्टेंस है, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, electrons experience an upward force. Upward force means parallel to y axis, और वो फोर्स कितना हो जाएगा, E माइनस ई ई एच। क्या हुई होता है बेटा फोर्स का फार्मूला, क्या हुई, बोलो ठीक है कि नहीं है, ओके। तो ये हो गया कि नहीं हो गया, माइनस साइन दिखा रहा है आपको, माइनस साइन तो ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन में कहूँ आपसे, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो ये डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, और जबकि फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, इसलिए माइनस साइन, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का यानी कि सीधी बात क्या हो गया बेटा, ये वाई एक्सिस में हो गया, ये नेगेटिव वाई एक्सिस में हो गया, और जब ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाएंगे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, हम कहेंगे इक्विलिब्रियम आ गया। अंडर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम समझते हैं, जब नेट फोर्स जीरो हो जाए, अंडर इक्विलिब्रियम क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड और ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो गया, ई ई, और मैग्नेटिक फील्ड का हो गया, एक बार मैं दिखा भी दूंगा आपको, ये देखो बेटा, मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो माइनस साइन छोड़ दोगे ना, ऐसे बेटा यहाँ पर करोगे, ये देखो, ये तो डायरेक्शन में दिखाता है माइनस दे दो, तो मैग्नीट्यूड तो क्या है, ई वी डी इंटू बी है, ई इंटू वी, तो ये कट गया आपके पास, ये आ गया बेटा, होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड वी डी इंटू बी आ गया मेरे पास, इट इज वी डी इंटू बी, नंबर 5 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं बेटा हमारे पास, और द होल वोल्टेज क्या आ जाएगी, होल वोल्टेज अभी लिखी थी आपने, वी एच बाई डी इज इक्वल टू ई एच, पोटेंशियल ग्रेडियंट बेटा, दिस इज वी डी इंटू बी, तो होल्स वोल्टेज ये आ गई बेटा वी डी इंटू डी, ये तो डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए था, और ये डिस्टेंस के लिए, इंटू बी, नंबर 6। एज वी नो that what is the relation between current and drift velocity, बहुत famous relation है, I is equal to, it is n e a v d, current where n was number density, जैसे अगर मेटल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा बेटा, ठीक है कि नहीं है, पी टाइप है तो नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट, क्योंकि मेजोरिटी का ले लेंगे फिर उस केस में हम, ठीक है। तो इस तरीके से था, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज था, ए एरिया था परपेंडिकुलर टू द एरिया, परपेंडिकुलर टू करंट, ये कहता है ए जो था हमारे पास एरिया था बेटा परपेंडिकुलर टू करंट, तो यानी कौन सा एरिया हो जाएगा, ए, ये वाला एरिया, अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को यहाँ पे, ये वाला जो एरिया होता है ना बेटा, ए करंट यूं जा रहा है, ये वाला एरिया, ये वाला ए होगा शेडेड एरिया। तो अगर देखो बेटा ये डी है, और इस विड्थ को मैं कुछ भी मान लो बी मान लूँ, बी कुछ माना तो नहीं ना, ब्रेड्थ को बी मान लिया, तो क्या ये एरिया बी इंटू डी नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। रेजिस्टेंस हो
आर, तो इन सब में जो एरिया होता है वो कौन सा लिया जाता है बेटा, जो करंट के परपेंडिकुलर एरिया हो। तो ये आ जाएगा मेरे पास, तो ये हो गया हमारे पास। और आई यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं, तो ये हो गया आई एन ई, अभी आपने लिखा बी डी वी डी, तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकाल रहा हूँ बेटा, आई अपॉन एन ई बी डी। ये बहुत फेमस सा फार्मूला था, क्लास 12 में आप लोगों ने पढ़ा है बेटा, इज कल्ट एन ई बी डी। और ये नंबर 6 में पुट कर दो, होल्स वोल्टेज आ जाएगी बेटा आई अपॉन एन ई बी डी इंटू डी इंटू बी, डी से डी कट गया, होल वोल्टेज आ गया बेटा आई बी इंटू एन ई बी, और इसको मैं लिख रहा हूँ बेटा आई बी तो है ही है हमारे पास, ओके, दिस इज क्यू डी, चार्ज डेंसिटी। अभी बताऊंगा कैसे बन गई चार्ज डेंसिटी इंटू ब्रेड्थ। देखो बेटा क्यू डी जो लिखा है मैंने, इट इज एन ई, एन क्या चीज है, मैंने अभी बोला नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, इंटू ई, ये वाला ई, और एन इंटू ई तो टोटल चार्ज होता है कि नहीं होता है बताओ। तो क्या ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम नहीं बन गया, एन इंटू ई जो है बेटे, ये मेरे पास क्या बन गया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बन गया। कैसे समझ में आया, क्योंकि एन में पर यूनिट वॉल्यूम छुपा हुआ है, एन नंबर नहीं है ना, एन क्या चीज़ है बेटा, नंबर डेंसिटी है आपके पास। तो ये आ गया हमारे पास, तो इसलिए इसको क्यू डी को क्या बोलेंगे बेटा हम, हमारे पास क्या बोलेंगे, चार्ज डेंसिटी, इट इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। तो इस तरीके से हम हॉल वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। ये वोल्टेज हॉल ने सबसे पहले स्टडी की थी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हॉल इफेक्ट भी बोलते हैं। एक टर्म होती है हॉल कोफिशिएंट, कभी जरूरत पड़ जाए तो, ठीक है। हॉल कोफिशिएंट जो होता है बेटा, आर एच से लिखते हैं हम इसको, एंड इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ चार्ज डेंसिटी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ चार्ज डेंसिटी 1/n। तो होल इफेक्ट से सबसे बड़ा फायदा क्या है मेरे पास, हम क्या कर सकते हैं, देखो पहली बात तो हमने कहा कि है क्या चीज, फिर देख लो कि करंट कैरिंग कोई भी मेटल पीस है या सेमीकंडक्टर पीस है बेटा, यदि हम उसे ट्रांसवर्स मतलब करंट के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा बेटा, ठीक है कि नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इस केस में डाउनवर्ड फोर्स लग गया, तो ये लोअर प्लेट पर इकट्ठे हो गए, अपर प्लेट पर डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा बेटा, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम होल वोल्टेज कहते हैं, और इसके साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना उसे क्या बोलते हैं बेटा, होल्स फील्ड बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि, और इस होल फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऊपर की तरफ लगना शुरू हो जाएगा। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे बेटा, और जहां पर ये इक्वल हो जाएंगे वहां पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मीन्स ना अब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जाएगा ना ऊपर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया था मेरे पास, और वोल्टेज तो आपको पता ही था, ये फार्मूला लगा दिया हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला। अब आई इजिकल टू क्या होता है, एन ई वी डी होता है, और एरिया जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द करंट ले लो, तो वैल्यू पुट कर दी बेटा हमने, तो यहाँ पे एन ई बच गया था, ये क्या चीज़ है हमारे पास, चार्ज डेंसिटी होती है, ठीक है कि नहीं है। तो हम इसकी हेल्प से देखो सीधी सीधी बात है क्या निकाल सकते हैं बेटा, चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं इस वोल्टेज को मेजर करके, ठीक है कि नहीं है। और हमारे पास हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो है, अगर मान लो सेमी कंडक्टर है तो पी टाइप है या एन टाइप है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कि T1 पॉजिटिव है या T2 नेगेटिव है, वाइस वर्सा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए पी टाइप है या एन टाइप है, उसके अकॉर्डिंगली इस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन चेक करके हम बता सकते हैं कि पी टाइप है या एन टाइप है, ठीक है। तो ये एक फिनोमिना था बेटा हमारे पास, हॉल इफेक्ट हमने डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है इसके अंदर, वापस हम सेमीकंडक्टर्स पर आते हैं बेटा, बीच में एक इफेक्ट डाला हुआ था इन्होंने, अदरवाइज मैं पढ़ा रहा था आपको रेक्टिफायर्स। देन एक बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा जीनर डायोड। जीनर
डायोड स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड होता है बेटा, ये हमारे पास ये हैवीली डोप्ड होता है बेटा। सबसे पहली बात बताऊं मैं आपको, दिस इज हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है ये। हैवीली सॉरी डोपिंग, इसकी डोपिंग जो होती है ना बेटा, मतलब कोई पूछे कि नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड और जीना डायोड में क्या फर्क है, तो यही फर्क है बेटा कि इसकी जो डोपिंग होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जीनर वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने डायोड के अंदर डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ा दी थी, इसलिए इसे जीनर डायोड कहा जाता है, क्योंकि जीनर ने बनाया था। ठीक है, हैवीली डोप्ड होता है। मैंने एक दिन पहले भी बताया था बेटा, हैवी डोपिंग होने से क्या होता है, थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन लेयर कम हो जाती है, थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस। और ऐसा होता है बेटा तो क्या होगा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा, ए वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड। अभी अभी पिछले आर्टिकल में भी कहते वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड इन डिप्लीशन लेयर। क्योंकि बेटा क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तो आप कह रहे थे पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, तो डी की वैल्यू कम है ना, अगर डी कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। और ये ज्यादा होगा तो बेटा क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड्स को तोड़ के उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर लेगा। और इसलिए कौन सा ब्रेकडाउन होता है, दो ब्रेकडाउन बताए थे, एक अवलांच ब्रेकडाउन और एक जीनर ब्रेकडाउन। तो इसके अंदर फिर कौन सा ब्रेकडाउन हो जाएगा बेटा, जीनर ब्रेकडाउन हो जाएगा। मीन्स मेनली यूज्ड इन रिवर्स बाइसिंग। बेटा फॉरवर्ड बाइसिंग में तो ये बिल्कुल ऑर्डिनरी डायोड जैसा काम करता है। अगर मैं इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं बेटा, मान लीजिए फॉरवर्ड बाइसिंग की बात कर रहा हूं मैं मिली एम्पियर में, ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की बात कर ना, फॉरवर्ड वोल्टेज की बात कर रहा हूँ वोल्ट में। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में तो ये बिल्कुल मैंने कहा जैसे ऑर्डिनरी डायोड होता था बेटा, ये नी वोल्टेज और नी वोल्टेज के बाद ये बढ़ना स्टार्ट कर दे, कोई फर्क नहीं है। और रिवर्स बाइसिंग में देखो इसके करेक्टरिस्टिक्स, अगर मैं इधर ये दिखा दूं बेटा आपको, ये रिवर्स वोल्टेज है और ये रिवर्स करंट है, रिवर्स करंट सॉरी रिवर्स करंट है माइक्रो एम्पियर्स में। तो आपने कहा था बेटा शुरू में तो क्या होता है, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करंट फ्लो करता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर जाकर क्या होगा बेटा, जीनर ब्रेकडाउन हो जाएगा। एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर जाकर एकदम से बहुत सारे बॉन्ड टूट जाएंगे और ये रैपिडली, ये देखिएगा ऑर्डिनरी डायोड और इसकी करेक्टरिस्टिक में फर्क जो आ गया हमारे पास, जो ऑर्डिनरी डायोड होता है और इसका, ये एकदम से शार्प ब्रेकडाउन होता है बेटा इसका। ठीक है, यानी कि इसके अंदर खास बात क्या है, यहां से देखोगे तो ये जो ब्रेकडाउन है, ये वोल्टेज जो है, ये जो वोल्टेज है मैं वी जेड बोल रहा हूँ, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है ये। इस पे खास बात क्या हो रही है बेटा कि करंट बढ़ता जा रहा है लेकिन वोल्टेज कांस्टेंट है। करंट बढ़ रहा है और वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है। और इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए एज ए, इसको कैसे यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। इट इज यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी की वजह से। ओके, इसका सिंबल की बात करेंगे आप, लिटिल बिट चेंज, ये एक कई बांध आगे ये है हमारे पास, कई पी तो वही रहा बेटा, और एन का सिंबल देखो, थोड़ा सा जो स्टेट लाइन थी सिंपल डायोड में वो चेंज हो गई है। ठीक है कि नहीं है, वो लिटिल बिट हमारे पास नंबर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। क्लियर। तो अब हमारे पास कैसे इसको वोल्टेज रेगुलेटर यूज किया जाता है, मैं इसके सर्किट बना रहा हूं एक एज वोल्टेज स्टेबलाइजर। देखो बेटा, ये मान लीजिए दो टर्मिनल्स हैं मेरे पास, इसके अंदर ये रेजिस्टेंस है, यहाँ हम क्या जोड़ते हैं बेटा, आपका जीनर डायोड जोड़ा हुआ है। और मैंने कहा था मेनली जीनर डायोड बनाया ही रिवर्स बाइसिंग के लिए गया है, फॉरवर्ड बाइसिंग में तो ऑर्डिनरी डायोड है, फिर स्पेशल डायोड बनाने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पर हमने क्या ले लिया बेटा, एक लोड रेजिस्टेंस ले ली, ये लोड रेजिस्टेंस ले ली, और इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने क्या ले लिया बेटा, आउटपुट ले लेंगे।
ये आर एस कह लेते हैं, सीरीज में जुड़ी हुई है ना, आर एस कह रहा हूँ मैं। ये तो टर्मिनल्स है बेटा, देखो ये पी है, ये एन है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ पर नेगेटिव, और यहाँ पर जो होगा अनरेगुलेटेड वोल्टेज लगा देते हैं, फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है बेटा, बार बार उसमें फ्लक्चुएशंस हो रही हैं। ठीक है, मैं ग्राफ इसको मान लेते हैं, वी आई है, ये इनपुट है बेटा, और ये क्या है, वी ओ। ध्यान से देखो बेटा, ये वी ओ है और ये वी आई। देखो जब वी आई जीरो होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसमें से भी कोई करंट नहीं करेगा, तो आउटपुट भी जीरो होगी बेटा। नाउ सी, अब यहां से मान लो आई करंट चला बेटा, तो शुरू में क्या होगा, जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ, मान लीजिए इसमें आई जेड है जीनर में, और ये चला गया आई एल लोड। ठीक है, तो लोड करंट जो होगा बेटा, इट इज ग्रेटर देन आई जेड, जब तक V लेस देन क्या है बेटा, वी जेड है। यहां देखो, यहां से समझ में आएगा, जब तक V अप्लाइड वोल्टेज वी जेड से कम है बेटा, ठीक है, ये करंट जा रहा है, और ये तो क्या है, माइक्रोज में है, नेग्लिजिबल करंट है कि नहीं है। मैं ऑलमोस्ट ये मान सकता हूँ सारा का सारा करंट कैसे फ्लो कर रहा है, यही करंट फ्लो कर रहा है सारा का सारा, मतलब आई जो होगा वो नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एल। जीनर में तो माइक्रोज में नेग्लिजिबल करंट गया, तो आपके पास देखो आई का, तो ये कितना लिख सकता हूं मैं, वी आई इनपुट वोल्टेज बेटा अपॉन आर एस प्लस आर नेट रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे बेटा जब सेम करंट जा रहा है इन दोनों में से। तो आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी, देखो आई एल इंटू आर एल, वी आई आर एल अपॉन आर एस प्लस आर एल। ये समझ में आया? शुरू में नेग्लिजिबल करंट है बेटा, तो ऑलमोस्ट सारा करंट इसमें से जा रहा है, तो करंट कितना होगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ रही है। तो देखो बेटा अब होगा क्या, शुरू में जैसे जैसे वी आई बढ़ेगी, वी ओ भी बढ़ेगा, और डायरेक्टली बढ़ेगा बेटा, पावर 1 1 है, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, वी आई जीरो तो वी ओ जीरो, इसलिए ओरिजिन से पास करेगा, और ग्राफ जो होगा मेरा कैसा ग्राफ आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा यहां से। अब वी ओ बढ़ने का मतलब क्या है, यहां देखो, सॉरी, वी देखो ये वोल्टेज बढ़ती जा रही है, और अगर वी ओ बढ़ रही है, नो सी बेटा, तो इसके अक्रॉस भी तो वोल्टेज बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, बताओ। दोनों किसमें है, पैरेलल में, और पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है कि नहीं रहती है। तो जितनी, मान लीजिए यहाँ पर 3 वोल्ट आ गई फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ भी 3 वोल्ट आ गई, पर मान लो इसकी जीनर ब्रेकडाउन है 5 वोल्ट, तो जब तक 5 वोल्ट नहीं मिलेगी तब तक तो इसमें नेग्लिजिबल करंट जाता रहेगा, है ना। तो क्या होगा बेटा, शुरू में तो क्या होगा, वी आई बढ़ने से वी ओ बढ़ेगा, और आप देख सकते हैं मैथ के स्टूडेंट हैं आप, ये आर एल फिक्स आर एस फिक्स, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, वाई इजिकल टू एम एक्स की इक्वेशन तो है ये। अब जैसे ही ध्यान देखो दो बेटा, कि जैसे मेरी आउटपुट वोल्टेज वी जेड के बराबर हो जाएगी, मान लो 5 वोल्ट था इसका ब्रेकडाउन, ठीक है, यहां पर 5 वोल्ट आ गई, वी जेड आ गई, तो इसके पैरेलल में तो इसको भी क्या मिल गई, वी जेड मिल गई, और वी जेड मिलते ही जीनर डायोड बोलेगा रुको भाई, अब तुम रुक जाओ, अब मैं काम करूंगा। क्या काम करेगा ये, कहेगा मैं वोल्टेज नहीं बढ़ने दूंगा आगे, क्यों, इसकी प्रॉपर्टी है कि वोल्टेज तो क्या हो जाती है बेटा, कांस्टेंट हो जाती है, और करंट एकदम से क्या करता है, रैपिडली इंक्रीज कर जाएगा, और यानी कि अब क्या हो जाएगा, हमारे पास उल्टा हो जाएगा, अब जो आई जेड होगा वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बेटा, आई एल हो जाएगा, लेकिन इसके अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगी, कितनी, वी जेड, और बेटा इसके अक्रॉस कांस्टेंट तो इसके अक्रॉस भी कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि दोनों किसमें है, पैरेलल में, और इसलिए मेरा ग्राफ एकदम से चेंज होगा बेटा, एंड ग्राफ इधर आ जाएगा। ये देखो, अब आगे चाहे कितनी भी फ्लक्चुएशंस होती रहे इनपुट के अंदर, आपको आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगी बेटा, कांस्टेंट मिलेगी बेटा, और इस तरीके से, ठीक है, एज ए वोल्टेज, कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर बोलते हैं, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, या कुछ लोग बोलते हैं एज वोल्टेज स्टेबलाइजर, कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करेगा बेटा हमारे पास। ठीक है, अब सवाल उठता है सर बची हुई वोल्टेज कहाँ जाएगी, मान लो फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट है, इसके अक्रॉस तो 5 वोल्ट ही आई, मैंने 11 वोल्ट कर दी, यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग हो रही ना, तो भी इसके अक्रॉस तो 5 वोल्ट आई, तो बची हुई 6 कहाँ गई, ये ना बेटा, ये रेजिस्टेंस किस लिए लगा रखी है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे करंट बढ़ेगा वो इसमें से भी तो बढ़ेगा, जो भी करंट चाहे इसमें से जाए चाहे इसमें से जाए,
द होल करंट हैज टू पास थ्रू दिस आर एस, सारे इस आर एस में से पास करेगा बेटा, और इसलिए इस आर एस को बोलते हैं बेटा ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी एक्स्ट्रा वोल्टेज होगी बेटा दैट गेट ड्रॉप्ड अक्रॉस दिस आरएस। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको अनरेगुलेटेड वोल्टेज आई बेटा, इनिशियली आपने देखा कि ये कंडक्ट नहीं करेगा, तो द होल करंट विल फ्लो थ्रू द लोड रेजिस्टेंस, तो लोड रेजिस्टेंस और ये सेम होंगे, तो वी आई अपॉन ये बन गया करंट, इक्वेशन बना दिया आपने, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आ गया बेटा, ये तो फैक्टर कांस्टेंट फैक्टर है आपके पास, तो इसका मतलब वी ओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आई, जैसे जैसे वी आई बढ़ेगा बढ़ जाएगा बेटा, और जैसे ही वी आई वी जेड के बराबर होगा ये रिवर्स बायस कंडक्ट कर जाएगा, ब्रेक डाउन आ जाएगा, करंट बढ़ेगा पर वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगी, और इसलिए हमें क्या मिलेगी बेटा? कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई मिलती रहेगी।